वाली 1.3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है इस पर बड़ा ही ध्यान पूर्वक आपको समझना है, क्योंकि अगर ये समझ लिए तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ फिर उदाहरण में या फिर और भी तरह तरह के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उनको भी आप हल चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर शुरू हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3। तो कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और ध्यान से इस चीज को देखिए। बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप ही से पूछ रहा है कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा कि हाँ, हमने कक्षा 9th में पढ़ा हुआ है कि √5 या फिर √2, √7 इस तरह के जितने भी संख्या हैं उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना। तो ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, यहां पर एकदम स्टेटमेंट लिखना होगा तरीके से, और आपको फिर सिद्ध करके दिखला देना होगा कि सही में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उससे पहले आप यह सीखिए कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे लोगों को मालूम होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको और भी कुछ डिटेलिंग में बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर इस चीज को आप जान जाते हैं तो आगे आपको कठिनाई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो P/Q के रूप में लिखने ही से काम नहीं चलेगा, इनके साथ कुछ शर्तें भी होती हैं। कितने सारे शर्तें होती हैं? पहला शर्त, दूसरा शर्त, 3 शर्त होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो। और पहला शर्त बोलता है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q क्या है? हर है। ठीक है, और P क्या है? अंश। ठीक है, तो बोल रहा है कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा शर्त हम यह रखते हैं कि P और Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए। समझ गए? पूर्णांक मतलब देखिए, पूर्णांक हमने बताया हुआ है पहले भी, एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, सहअभाज्य, तरह तरह के संख्याओं के बारे में हमने बताया हुआ है। अगर वो वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर के हम जो लिंक देंगे वहां से देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया पहला शर्त कि Q के बराबर 0, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा शर्त कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक हम लोग -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत से लेकर के, यानी कि अनंत से लेकर के अनंत तक। जैसे आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4 चलते जाएगा, -1, -2, -3, इस तरह से याद रखिए। इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1.3 यानी कि 1.3, इसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। जितने भी दशमलव वाले संख्या हैं उसको पूर्णांक नहीं कहते हैं। 2.7, 3.9 इस तरह के संख्या को पूर्णांक नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम आपके सामने रख दें कि भाई देखिए ये 2, क्या ये परिमेय है? बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 छुपा हुआ है। तो यहां पर 0 तो नहीं है, चलिए नहीं है, पास हो गया। और दूसरी बात की P और Q, यानी कि P और Q जो है वो पूर्णांक है, ये बिल्कुल पूर्णांक है। और तीसरा शर्त क्या है कि, ध्यान से सुनिए, तीसरा शर्त क्या है कि P और Q सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। समझ में आया? सहअभाज्य का मतलब, सहअभाज्य का मतलब कि 2 संख्या है आपके पास,
और दोनों संख्या मात्र एक से ही विभाजित होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे एक इसको विभाजित कर देगा 2 बार में, एक अपने आप को भी विभाजित कर देगा 1 बार में। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग 2 को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, क्योंकि ये तीनों नियम को मान रहा है, तीनों नियम को मान रहा है, इसलिए परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर हम आपके सामने रख दें कि 3/9, बताइए क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय? तो आप सोचिएगा कि ये भाई परिमेय है कि सर ने बताया था कि नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मान रहा है बात, और p और q पूर्णांक होना चाहिए, ये भी मान रहा है बात। चलिए अभी तक तो जीत रहा है मामला, लेकिन तीसरा में हार गया। कैसे हार गया? बोल रहा है कि p और q सहअभाज्य संख्या भी होना चाहिए, सहअभाज्य यानी कि 1 से सिर्फ विभाजित होना चाहिए। तो 1 से तो विभाजित हो ही रहा है सर, हो ही रहा है, 3 से नहीं हो रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 तिया के 9 हुआ ना। और वैसे भी 3/9 को हम लोग यानी कि सिंपल वे में, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सरलतल रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1/3, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अब यहां पर 15/10 लिख दिए, तो ये क्या है? ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहां तो ये जीत गया, यहां भी ये जीत गया, लेकिन बेचारा यहां पर हार गया इस जगह पर आकर के, क्योंकि ये 5 से भी विभाजित होता है, ठीक है ना? इसलिए तो नियम क्या कहता है कि भाई सहअभाज्य भी होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब कि सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए। तो परिमेय संख्या कैसा होता है हम आपको बताते हैं, लेकिन अब ये बात आता है कि ये जो 3/9 लिखे और 15/10 लिखे, ये सब कैसा संख्या है? ये सब कैसा संख्या है? तो हम आपको बता दें कि परिमेय का उल्टा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, और अपरिमेय का उल्टा परिमेय होता है, ठीक है? यानी कि जो संख्या परिमेय है, ध्यान से सुनिए, जो संख्या परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगा, और जो संख्या अपरिमेय है वो संख्या परिमेय कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि एक दूसरे का ये दोनों कट्टर दुश्मन है। जो संख्या परिमेय है वो संख्या अपरिमेय नहीं होगा, और जो संख्या अपरिमेय है वो संख्या कभी भी परिमेय नहीं हो सकता। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसका मतलब 3/9 और 15/10 क्या है? ये अपरिमेय है, अपरिमेय, क्योंकि ये शर्त को ये नहीं मान रहा था, इसलिए इसके कारण अपरिमेय हो गया। समझ में आ गया सब चीज अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब परिमेय कैसा देखने में लगता है? परिमेय देखिए 2, 3, 4, 5, 1/7, इस तरह के जितने भी संख्या हैं, 0/1, 0/1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 0/1 का मतलब क्या होता है? 0 होता है, तो 0 भी आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे देखिए q की जगह पर 0 नहीं है। बात मान गया? पूर्णांक, 0 भी पूर्णांक होता है, 1 भी पूर्णांक होता है, और सहअभाज्य संख्या भी है ये, क्योंकि ये 1 से विभाजित होगा क्या? 1 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 1 से विभाजित हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि ये होगा, ठीक है? और अपरिमेय यानी कि देखिए ये 1 अगर 0 लिख दें तो कहानी खत्म हो गया। 7/0 लिख दिए तो ये कभी भी परिमेय नहीं होगा। तो जब ये परिमेय नहीं है तो क्या? सिंपल ऑटोमेटिक कि ये अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आ गया? ये था आपका परिमेय संख्या का। अब इसको, ये तीनों को आप दिमाग में अटा लीजिए, ये काम आने वाला है, ठीक है ना? अब हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेय क्या होता है, जल्दी से फटाक से, इतना समय भी नहीं लगेगा। अपरिमेय में, अपरिमेय संख्या क्या होता है? सिंपल है, जैसे हमने परिमेय संख्या को बताया था कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं वही आपका अपरिमेय संख्या है। अगर लिख भी दे रहे हैं, ये तीनों चीज नहीं आना चाहिए उसमें। तीनों में से कोई एक चीज भी अगर मिस कर गया, नहीं मिल रहा है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया अभी भी,
तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कक्षा 9th में पढ़ा था कि √2 का जो मान होता है वो 1.414213 इसी तरह से आगे चलते जाता है और इसी तरह से √3 का 1.73205008 चलते जाएगा, ठीक है। और √4 के पास इतना ताकत है कि वो अपना रूट को खत्म करके 2 बना लेता है। ये जो √4 है ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 जो है वो तीनों नियम को मानता है, इसलिए वो परिमेय हो जाता है। समझ में आया? √5 अपरिमेय है। क्यों है हम आपको बता रहे हैं, सॉरी, इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए रूट को अगर खोलते हैं तो इसका जो मान है वो इतना होगा, तो मान लीजिए कि 1.4142 जो भी लिखे जा रहे हैं, तो इसका जब हटाइएगा ऐसे करके तो नीचे 000 भी चलते जाएगा। हमको मालूम ही नहीं है, हम इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं पा रहे हैं, एकदम लिख ही नहीं पा रहे। और हमने आपको पहले भी बताया था कि पहले तो ये आप P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, और दूसरी बात कि ये दशमलव वाला संख्या है, दशमलव वाला संख्या पूर्णांक नहीं होता है, तो इस नियम को ये नहीं मान रहा है, तो इसी के चलते ये अपरिमेय संख्या भी हो गया। उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। समझ में आया? इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, कितना भी कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम आपके सामने रख देते हैं कि √4 ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? तो हमने अभी आपको बताया था कि ये परिमेय है। परिमेय कैसे? जैसे प्रश्नावली 1.2 में हमने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के बारे में। तो 4 है तो इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना। तो इसके पास इतना क्षमता है, क्योंकि ये जोड़ा में है, इसके पास इतना ताकत है कि अपना रूट को खत्म करके, ये रूट को खत्म करके बाहर निकल सकता है, यानी कि 2 गो है तो 2 बन जाएगा। समझ रहे ना? अब मान लीजिए हम आपके सामने √8 रख दिए, तो फिर बताइए कि परिमेय है या फिर अपरिमेय? ये क्या है? परिमेय है, ठीक है ना। ये क्या है? तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए जोड़ा में मात्र इधर है, एगो बेचारा छूट गया, तो हम √8 के बराबर √2 गुना √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो जोड़ा में ये है, तो यही सिर्फ इसी के पास इतना ताकत है कि अपना रूट को ये खत्म कर देगा और बन जाएगा 2, और इसके बीच में क्या चीज का रिश्ता है, गुना का रिश्ता है, तो इस तरह का बन गया। अगर एक इसका दोस्त इसी के जैसा आ जाता तो इसको भी रूट से बाहर निकालने का क्षमता रखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख दिए। अब बताइए कि क्या है, ये परिमेय है या फिर अपरिमेय? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 जो हमारा है वो क्या है, 2 जो है वो हमने आपको तुरंत अभी बताया था कि ये परिमेय है, परिमेय। और √2 क्या है, √2 अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। एकदम ध्यान से समझिए, इसको अगर समझ ली ना तो कभी नहीं भूलिएगा आप प्रश्नावली 1.3, एकदम मेरा पक्का वादा है। लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तरह तरह क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर इनके बीच में क्या है, गुना है ना, गुना का रिश्ता है। तो क्या होगा, इसका जो आखिरी रिजल्ट आंसर क्या आएगा, परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा? तो ध्यान से सुनिए, आप 2 गुना कुछ भी करते हैं, ठीक है, अपरिमेय कर दिए, तो क्या आएगा, यही सोचना है ना। तो हम आपको बता दें, बड़ा ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कि अगर आप गुना करिए इन दोनों के बीच में, यानी कि परिमेय गुना अपरिमेय करिए, या फिर जोड़ करिए, या घटाइए, या फिर भागा दीजिए यानी कि विभाजित करिए, कुछ भी करिएगा परिमेय और अपरिमेय के बीच में, तो उसका जो आखिरी रिजल्ट है वो क्या आएगा पता है, अपरिमेय आएगा। अपरिमेय लिख लीजिए एक जगह, ठीक है। अपरिमेय एक ऐसा जहर है, एक ऐसा जहर है जो कि परिमेय के अंदर जैसे ही ये मिलता है तो उसको भी अपने साथ मिला करके अपरिमेय बना देता है, अपरिमेय बना देता है। कैसे? चलिए, ये तो डायलॉग बाजी था, कैसे होता है वाकई में देखते हैं। कि जैसे यहाँ 2 है, इसके बीच में क्या है, गुना है, √2 का वैल्यू इतना होता है, इतना होता है नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो कि √2 का वैल्यू निकाल ले, उसका जिंदगी पार हो जाएगा तब भी उसका जो वैल्यू है वो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। जब इसका वैल्यू ही हमको मालूम नहीं है, उसमें 2 गुना से हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या फर्क पड़ता है,
क्योंकि हमको उसका एकदम फाइनल जो परफेक्ट सटीक जो है सटीक मान वो हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका हमको सटीक मान मालूम ही नहीं है। तो फिर कैसे इसको गुना करके भी क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, इसका जो सटीक वैल्यू है, और हम इसको p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव में आएगा गुना करिएगा तो भी, ठीक है ना। तो इसलिए ये अपरिमेय हो जाता है। और आप सोचिए कि परिमेय जोड़ अपरिमेय भी करेगा, जब अपरिमेय आपको मालूम ही नहीं है कि कितना है, उसमें 2 को जोड़ भी दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपको बताएं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, थोड़ा टाइम लगता है, लग गया 15 मिनट। हाँ, अब देखना यह है कि इनको हल करने के लिए हम लोग को 2 चीज का नॉलेज चाहिए होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, जो कि हम आपको बता दिए। अब एक और चीज का हमको नॉलेज होना चाहिए, वो है प्रमेय 1.3, यानी कि थ्योरम है, ये थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, जो भी लिखा हुआ है हम आपको बताते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको हमने यहां पर लिख दिया है, इसको ध्यान पूर्वक देखिए। तो क्या बोलता है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। अब यहां पर रुक जाइए, क्या बोला कि मान लीजिए कि p जो है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मालूम है ना किसको कहते हैं, जो खुद से कट जाए और सिर्फ 1 से कटे, यानी कि 2 संख्या से जो सिर्फ कटता है, विभाजित होता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह के जितने भी संख्या हैं, इन्हीं को तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, 2 जो है सिर्फ 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 2 खुद से भी हो जाएगा। इसी तरह से 3 भी खुद से तो होगा ही और 1 भी इसको विभाजित कर देगा। 11 जो है वो 1 से भी विभाजित होता है और 11 से भी होता है, यानी खुद की संख्या से भी विभाजित होता है, ठीक है। इसी को तो हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। समझ में आया? तो ये सब क्या है, ये सब p है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि p के जगह पर आपको ऐसा संख्या लेना है जो वाकई में अभाज्य संख्या हो। तो ठीक है, हमने ले लिया, इसमें से जो भी आपको उठाना है उठा लीजिए। फिर क्या बोलता है कि यदि p, फिर कॉमा लग जाता है, यदि p रुकने के लिए बोला, यदि p a² को विभाजित करती है। अगर मान लीजिए कि p जो है ना, p a² को विभाजित करती है, तो p जो है ना वो a को भी विभाजित कर देगी। यानी कि आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। यहां पर बोल रहा है कि ऑटोमेटिक एकदम पक्का कंफर्म है कि p जो है, यानी कि यही p a को, सिर्फ a को, ठीक है, विभाजित पक्का कर देगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या मतलब है सर, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो जब आप प्रश्नावली 1.3 को हल करिएगा तो वहां पर इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना आप हल नहीं कर सकते हैं। जो एग्जाम में कॉपी चेक करता है ना, उसको आप नहीं बता पाइएगा कि ऐसा ऐसा मामला है। तो इसको समझना जरूरी है। फिर से रिपीट करिए, क्या बोल रहा है। अब p देख के आप घबराइए मत, a देख के घबराना नहीं है। p के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी नहीं चलेगा। कैसा संख्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या जो है वो a² को अगर मान लीजिए विभाजित करता है, हमको a² के जगह पर ऐसा नंबर अपने तरफ से लेना है, अपने तरफ से जानबूझ करके लेना है जो वाकई में ये जो p है इसको विभाजित कर देगा। चलिए कुछ उदाहरण देख करते हैं। चलिए इसमें से हम 3 को उठा लिए, यानी कि p के स्थान पर 3 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम जानबूझ करके ऐसा नंबर का स्क्वायर रखेंगे जो 3 से विभाजित हो जाता है। चलिए हम रख देते हैं यहां पर 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है ना। 9 गुना 9 करिएगा तो 81 हो जाएगा कि नहीं। और 3 से क्या ये विभाजित होगा? बिल्कुल हो जाएगा विभाजित। 81 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बचेगा इधर 321। चलिए कट गया, कहानी खत्म। तो कितने बार में गया? 27 बार में, ठीक है। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है कि इससे हमको यह शिक्षा मिलता है कि एकदम कंफर्म है कि यही p जो है,
यही p जो है a को भी, यानी कि a के स्थान पर क्या है, सिर्फ 9 है, इसको भी विभाजित कर देगा, एकदम पक्का है। समझ में आया बच्चे? अब मान लीजिए कि आप 5 ले लेते हैं p के स्थान पर और जानबूझ करके यहां पर ऐसा नंबर रखते हैं, ठीक है ना, ऐसा नंबर रखते हैं जो कि 25 का स्क्वायर करेगा तो 625 आ जाएगा और 5 से ये विभाजित बिल्कुल होगा 125 बार में। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि एकदम कंफर्म ऑटोमेटिक, एकदम ऑटोमेटिक जो है 25 भी जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम यहां पर 5 ले लेते p के जगह पर और अपने मर्जी से कुछ भी रख देते, अगर 4 का स्क्वायर रख देते, तो अगर अपनी मर्जी से 4 का स्क्वायर रख दिया जानबूझ करके, तो 4 गुना 4 करेगा तो 16 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि विभाजित हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा, अटक गया मामला। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं। तो यहां पर क्या बोला कि विभाजित होना चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा, ये जादू काम करेगा। समझ में आया कि अगर ये जो 25 का स्क्वायर किया हमने 625 आया, तो बिल्कुल ये p जो है इसको विभाजित कर दिया पूर्ण तरीके से। तो इसका मतलब यहां पर इसका जादू चल जाएगा कि 25 को भी 5 विभाजित कर देगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो चलिए इसको आप अपने कॉपी में बनाते रहिए। यहाँ p के जगह पर आप ले लीजिए कुछ भी और a स्क्वायर के जगह पर ऐसा नंबर आपको लेना है, ठीक है ना, ताकि वो p से विभाजित होता हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बनाएंगे ना, इसका जब अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 1.3 को शुरू किया जाए जी। ध्यान से देखिए, इस पहले नंबर वाले सवाल को बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें मालूम है सर कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों मेहनत करवा रहे हैं? ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे समझिए, समझिए ध्यान से। जिससे हम ले लिए कुछ उदाहरण कि मान लीजिए 2 इंसान है, एक इंसान का नाम है सोनल और दूसरा इंसान का नाम है मोनल। ठीक है, सोनल मोनल 2 इंसान हैं और एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। अब सोनल बोल रहा है कि पता है मोनल, √5 जो है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बोल रहा है कि मैंने तो पढ़ा है कि √5 जो है वो परिमेय संख्या होता है, तुम्हें कौन बताया? तो अब दोनों में हो गया बहस जबरदस्त तरीके का। ये बोल रहा है अपरिमेय और ये बोल रहा है परिमेय। अब दोनों हो रहा है पूरा कि नहीं नहीं तुमको नहीं आता, इसी तरह से वाक युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो फिर 200-300 बार वाक युद्ध करने के बाद अब क्या होता है कि सोनल जो है हार मान करके बैठता है, बोलता है कि सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, मेरा माथा मत खाना प्लीज, तुम जीत गए कि √5 जो है ना परिमेय संख्या ही होता है। अब ये पूरा उछलने लगा, ये हम जीत गए बिल्कुल, ठीक है ना, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। फिर ये बैठा हुआ था शांति से, फिर जब थोड़ा सा एनर्जी आया इसके अंदर तो ये बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जीत गए, हम तुम्हारा बात मान लिए कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है। ये मन में सोचा कि रुको अब इसी के बोली से इसी को फंसा करके हराते हैं कैसे। ठीक है, इसको थोड़ा शर्मसार करते हैं कैसे। तो देखिएगा, फिर जब ये परिमेय संख्या मान लेगा, यानी कि उसका विपरीत मान लेगा, ठीक है, विरोधाभास, विरोधाभास समझते हैं, विरोधाभास यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, पट नहीं रहा है, ये कुछ बोल रहा है ये कुछ बोल रहा है, दोनों में एकदम विपरीत है, उल्टा है, तो उसी को कहा जाता है विरोधाभास। ठीक है, अब इसके हिसाब से चलिए हम लोग बनाते हैं कि सही बात है मोनल, √5 जो है ना वो परिमेय संख्या है। कैसे बनाना है सबको आराम से लिखते चलिएगा। पहला नंबर को समय बिताइए, अच्छे से पढ़िए, बाकी का दूसरा तीसरा एकदम हलवा जैसा बनेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि हम इसके विपरीत, विपरीत यानी कि अपरिमेय का विपरीत क्या होता है, परिमेय। तो लिखना होगा हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। मोनल बाबू, हे मोनल बाबू, हमने मान लिया कि आप बिल्कुल सही हैं, √5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब वो भी सीरियस किया, अरे मान कैसे गया। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए कैसे इसको फंसाता है।
तो मोनल बाबू, जब √5 जो है परिमेय संख्या है ही, तो परिमेय संख्या का आपको तो नियम कानून मालूम होगा कि वो भी नहीं मालूम है? तो बोले हाँ हाँ मालूम है। तो आपको तो ये मालूम होगा कि √5 जो है वो P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं बराबर। नहीं आ रहा समझ में हम क्या बोल रहे हैं? कि P/Q के रूप में √5 को लिख सकते हैं ना, क्योंकि P/Q के रूप में किसको लिखा जाता है? परिमेय संख्या को लिखा जाता है ना। और मोनल बाबू ने क्या माना है कि भाई ये जो है √5 परिमेय संख्या है, तो सिंपल बात है कि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह है। ठीक है। और P/Q के साथ साथ 3 गो शर्त भी होता है, वो भी लिखना जरूरी है। याद करिए, हमने आपको बताया था कि नहीं कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या होता है कि P और Q पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है, कोई दिक्कत? और तीसरा शर्त क्या बताया था हमने, याद करिए, P और Q सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य, साथ में लिखते चलिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। संख्या होती है, इतना तो लिख सकते हैं ना। चलिए, हो गया। तो यहां पर देखिए, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, इसमें कोई शिकायत नहीं है। P और Q पूर्णांक होता है, इसमें भी कोई शिकायत नहीं है। P और Q सहअभाज्य संख्या होती है, इसमें भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यहां पर आपको बताना होगा कि सहअभाज्य संख्या मतलब, आपको हम बताए भी थे, सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ एक से विभाजित होता है। जैसे यहां पर 2 संख्या है, तो दोनों संख्या सिर्फ एक ही से विभाजित होना चाहिए, उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखना होगा कि इसका मतलब, ये जो आपने लाइन लिखा P और Q सहअभाज्य संख्या होती है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां लिख दीजिएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। इसका मतलब P और Q, बस यही लिखना है दोस्तों। ठीक है। P और Q में फिर यहां कॉमन दीजिएगा, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है हम आपको बता रहे हैं अभी, नहीं है, नहीं है, खत्म कहानी। यही जो लिखने में मेहनत है, और वो भी मेहनत नहीं, आपको समझ में आई हो गया कि ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बस ये लाइन लिखना है आपको कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। जैसे हम कहेंगे आपको, मान लीजिए कि 5 + 10 है ना, तो हम आपसे कहें कि इसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन है, यानी कि जो चीज इसके अंदर है वो चीज इसके अंदर है, तो बिल्कुल है। कौन सा ऐसा नंबर है? 5। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। कैसे? देखिए, जब आप 5 को बाहर निकालिएगा कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ निकालिएगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे ताकि यहां पर बराबर हो जाए? 1 लिखना होगा। 5 एकम 5 जोड़ 5 दूनी के 10, है ना? समझ में आ रहा है? यहां पर लिखेंगे ना ऐसे। तो 5 जो है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। और फिर 1 + 2 में कुछ है उभयनिष्ठ? है, 1 है। क्या हम 1 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो यानी कि 5 और 10 में कौन कौन है उभयनिष्ठ? पहला तो 5 है और दूसरा 1। ठीक है। तो नियम क्या कहता है उसको समझिए, परिमेय संख्या का, कि 3 है तो फिर 3/1 है ना, तो इसमें कितना है उभयनिष्ठ? मात्र 1 है। ठीक है ना, मात्र 1 है, और 1 ही होना चाहिए उभयनिष्ठ, उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आगे का प्लान क्या है? यहां तक तो लिख लिए, आगे का प्लान क्या है इसको समझिए, एकदम बारीकी से समझिए। हम क्या करेंगे ना कि ऐसा स्थिति पैदा कर देंगे, ऐसा स्थिति पैदा कर देंगे कि हम दिखला देंगे कि यहां पर जो है 1 के अतिरिक्त भी उभयनिष्ठ है। आप जब बनाइएगा तो देखिएगा कि 5 आ जाएगा उभयनिष्ठ अलग से, तो जैसे ही आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। हम आपको बताए भी थे कि 5/10 रहेगा मान लीजिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ है, क्योंकि 5 से ये विभाजित दोनों होता है।
समझ गए ना। तो हमको ऐसा स्थिति पैदा करना है, इसलिए हमने ये तीनों चीज लिखा है कि अगर तीनों में से कोई भी एक चीज गलत पकड़ा गया तो बेटा मोनल तोरा पहट के मरबो, ठीक है ना। तो फिर तो बड़ी उछले थले। चलिए तो देखते हैं आगे। तो अब क्या होता है कि दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ये प्रमेय जो 1.3 है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं ना, इस ये हमको बहुत मदद करेगा। प्रमेय 1.3 जो है ना हमको बहुत मदद करेगा आगे जा करके। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करिए। तो √5 का स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर, समझ गए। अब हम इसको कैसे करेंगे? ये मालूम है ना कि √5 जो है 2 बार गुना होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं? 5। और p में भी स्क्वायर होगा और q में भी स्क्वायर होगा, तो p²/q² हो जाएगा। समझ गए? यहां तक हम करना क्या चाहते हैं इसको समझिए। हम ऐसा स्थिति यहां पर क्रिएट करेंगे कि दिखलाएंगे कि अच्छा 5 भी जो है ना विभाजित होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको उठा करके उधर भेज देंगे। ये देखिए, ये जब उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं, इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुना हो जाएगा, तो p² हो गया। ठीक है, अब हम इसको अकेला करेंगे। देखिए ये जो चिन्ह है ये अगला स्टेप, यानी कि यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम आगे का ऐसे लिख रहे हैं। तो q² को जब अकेला करेंगे तो 5 जो है उड़ करके उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, नदिया के पार जब जाएगा तो नीचे चला जाएगा। हो गया ना। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या दिखला रहा है? इक्वेशन नंबर यानी कि समीकरण 1 है। ये दिखला रहा है कि 5 जो है ना p² को विभाजित करता है। एक वो चीज पकड़ा गया। ऐसे समझिए कि हमने क्या बताया था कि 10/5 है मान लीजिए, तो एक चीज पकड़ा गया कि अच्छा ये जो है विभाजित हो जा रहा है, लेकिन ये भी तो विभाजित होना चाहिए। अब हम तलाश करेंगे, ऐसा नुक्स निकालेंगे कि ये भी जो है ना विभाजित हो जाए। एक तो पकड़ा गया है, तो देखिए यहाँ पर 5 जो है इसको विभाजित करता है। तो आपको याद होगा प्रमेय 1.3 में हम आपको बताए भी थे। क्या बताए थे? याद करिए कि a² को अगर p विभाजित करता है, ध्यान से सुनिएगा, p क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि क्या यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल, 5 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से जाता है और 5 से सिर्फ जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या है। बिल्कुल ये मैच कर रहा है। अब यहाँ पर a² के जगह पर क्या है? p² है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है p के स्थान पर। तो ये नियम क्या बतलाया था आपको कि अगर a² को p विभाजित करता है तो पक्का है कि p जो है ना वो a को भी विभाजित करेगा। याद करिए। तो हम प्रमेय 1.3 के हिसाब से बनाएंगे। यहां पर हम लिख देंगे कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है। लिख दें यहां 5, फिर कॉमा जरूर लगाइएगा। कॉमा हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पर रुकेंगे, ऐसे रुकेंगे। देखिए यहां 5 p² को विभाजित कर रहा है, यहां 5 p² को विभाजित कर रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो आपने प्रमेय 1.3 में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर कोई भी 5 जैसे है यहां पर अभाज्य संख्या p² a² को विभाजित करता है तो एकदम पक्का कंफर्म है कि 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। तो हम लिख देंगे, तो प्रमेय 1.3 का वास्ता देंगे इसको। ठीक है ना। तो प्रमेय 1.3 के अनुसार लिखिए, अनुसार 5 फिर कॉमा लगाए p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। समझ में आया? अब देखिए यहां से क्या निकला कि 5 जो है ना वो p को विभाजित कर दिया। 5 जो है ना वो p को विभाजित कर दिया। समझ गए? अब देखना बाकी है कि क्या 5 q को विभाजित करेगा। अगर बाय चांस
Q को 5 विभाजित कर देता है, तो समझ लीजिए कि हम इसी तरह से सिद्ध करके दिखला देंगे, क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला था कि ये परिमेय संख्या था और परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ कितना होता है, 1 होता है। तो हमने क्या पाया अभी कि भाई 5 से ये विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। अगर देख लिया ना कि Q जो है ना वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका उभयनिष्ठ 1 और 5, 1 और 5 आ जाएगा। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ 1 ही होता है, न कि 5। समझ में आया? तो उसी तरह से हमको यहां पर सिद्ध करके दिखलाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर समीकरण 1 माने, इसी तरह से समीकरण 2 यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काम आने वाला है। सबसे मेन पॉइंट क्या था कि 5 P को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम आगे क्या लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। माना R बराबर 5 जो है वो P को विभाजित कर रहा है। तो आप फिर सोचिएगा कि अरे अचानक से R बराबर P बटा 5 कहां से आ गया सर, ऐसे कैसे हो गया? तो हम आपको बताते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। जैसे आपको मालूम है समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5, ठीक है। जैसे हमको Q और P का मान हमको मालूम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि P के स्थान पर हम अपने मर्जी से लेते हैं ऐसा नंबर जो वाकई में 5 से विभाजित होता हो, जो वाकई में 5 से विभाजित होता हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर ले लिए, यानी कि वर्ग करेंगे 25 गुना 25 तो 625 आ जाएगा। क्या ये 5 से विभाजित होता है? बिल्कुल, 125 बार में। तो हमने क्या पाया कि Q स्क्वायर जो है वो 125 के बराबर हुआ। मान लीजिए आप यहां पर और भी नंबर रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा नंबर रखना है जो वाकई में 5 से विभाजित होता हो। तो आपने क्या देखा कि Q स्क्वायर जो है वो 125 आया। तो आपको यह भी तो मालूम होना चाहिए कि यही सिर्फ नहीं है, ये भी तो है कि 5 जो है ना वो P को भी तो विभाजित कर रहा है। 5 जो है P को भी तो विभाजित कर रहा है, हमने लिखा तो था प्रमेय 1.3 के हिसाब से। तो ये जो है P बटा 5 यही ना है, देखिए तो P बटा 5, लेकिन मालूम ही नहीं है कि ये किसके बराबर है। जैसे इसका तो मालूम है कि भाई Q स्क्वायर के बराबर है, लेकिन ये मालूम नहीं है, एकदम लवारिस जैसा है कि ये किसके बराबर है, मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब आप मत समझ बैठिएगा कि Q के बराबर होगा, क्योंकि अगर आप 125 को आप गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड से, तो देखिएगा कि ये बिल्कुल भी बराबर एक दूसरे के नहीं आने वाला है। पक्का है कि कंफर्म है कि एक दूसरे के बराबर नहीं आने वाला है। तो इसलिए ये किसी के भी बराबर नहीं है, तो हम अपने मर्जी से R इस जगह पर मान लिए हैं, ठीक है। आप R, S, T, U, V जो भी आपकी मर्जी हो आप मान सकते हैं। हमने यहां पर R माना है, कोई दिक्कत, लिखा भी हमने, माना R बराबर P बटा 5। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा समझिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसको घुमा देते हैं। क्यों घुमा रहे हैं पता चलेगा आपको। तो P बटा 5 बराबर R लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर तो नहीं है। हमने इसको ऐसे करके घुमा दिया, ये चीज यहां ले आया, ये चीज यहां ले आया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम ये 5 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो P बराबर 5R हो जाएगा। हमने ऐसा इसीलिए किया ताकि P का जो है मान हमको मिल जाए। P का मान कितना आया, 5R आया, ताकि हम ये जो मान है ना P का मान हम इस समीकरण के अंदर बैठा सके, रख सके, और हमको Q का मान मिल सके कि भाई क्या चल रहा है वहां पर। समझ रहे ना? तो हम यहां पर बगल में जरूर से लिखिएगा कि जहां जहां R कोई पूर्णांक है, R कोई पूर्णांक है, ठीक है, ये जरूर से लिखिएगा। R क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, -1, -2, ये सब समझ में आया, लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, ये जो P का जो मान है अब हम यहां समीकरण 1 पर बैठाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 में P का मान रखने पर तो चलिए समीकरण 1 को उठा के लेकर आया जाए। यही है ना समीकरण 1, ले आते हैं। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5 ले आए हम
इसको उठा करके यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि क्यू स्क्वायर वैसे ही के वैसे रखेंगे और पी का जो मान है मेरे पास 5r है, तो लिख दें 5r। यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर होगा, 5 में भी स्क्वायर होगा यानी कि वर्ग होगा और r में भी वर्ग होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 को 2 बार गुना करिएगा तो 25 हो जाएगा ना, r को 2 बार गुना करिएगा तो r स्क्वायर होगा ना। अब देख रहे हैं कि 5 से 25 विभाजित है बिल्कुल 5 बार में, तो क्या आया, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर आ गया। ठीक है, 5r स्क्वायर। तो अब आप सोचिएगा कि इससे फायदा क्या हो रहा है सर, फायदा होगा हमको यहां पर पता चल जाएगा कि क्या 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इतना जो हम लोग मेहनत किए इसीलिए किए, तो हमको तो दिख रहा है कि अगर 5 को हम उधर भेज देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए फटाक से, वापस से घुमा दीजिए ताकि अच्छा लगे देखने से। चलिए घुमा दिया हमने, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही r स्क्वायर को अकेला करिएगा तो ये 5 उड़ करके उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा ना, नीचे चला गया ना। तो आपने क्या देखा कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर दिया। अच्छा, पकड़ा गया चोरी चोरी पकड़ा गया मोनल बाबू का। तो आपने क्या देखा कि 5 जो है वो p को तो विभाजित कर ही रहा था और 5 जो है वो q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि उभयनिष्ठ 5 भी है। और हमें पता है कि सअभाज्य संख्या में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो 1 के अतिरिक्त है, 5 भी है। समझ में आया? तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने इसको लिखा था उसी तरह से लिख देते हैं, वैसा ही लिख दें। यहां पर लिखेंगे ऐसे, इसको लिख रहा यहां लिखेंगे, यहां 5 क्यू स्क्वायर को कॉमा दिए, क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 क्यू को भी तो विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, सिंपल विभाजित करेगा। समझ में आया? अब ये समीकरण आप तीसरा मान लीजिए। क्यों हम ऐसा मान रहे हैं, समीकरण 1 2 3 क्यों मान रहे हैं, ताकि हमको अंतिम में बतलाना होगा, लिख करके एकदम अच्छे तरीके से लिख करके बताना होगा कि 5 जो है P को भी विभाजित कर रहा है और 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है ना? तो हम यही समीकरण का वास्ता दे करके बताएंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। लिखेंगे समीकरण, अब यहां से लिख देते हैं, क्वेश्चन समाप्त हो गया है ये। समीकरण 2 और 3 में, 3 से नहीं समझे, 2 और 3 को हमने क्यों लिया, क्योंकि दूसरा समीकरण में बोला गया था कि 5 P को भी विभाजित कर रहा है ना। और तीसरा समीकरण में क्या बोला गया था, जो कि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, कि 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। तो इसीलिए हमने समीकरण 2 और 3 लिया है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है या विभाजित है, हो रहा है। समझ में आया? ये सबसे मेन चीज था। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे इसका मतलब P और Q का उभयनिष्ठ, चलिए हम यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है, उभयनिष्ठ
क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, गुणनखंड 5 है। समझ में आया? ये सब मेन चीज पॉइंट है, इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लिखेंगे लेकिन, क्या लेकिन हमने तो माना था कि भाई ये सहअभाज्य संख्या, तो वही चीज लिखेंगे। लेकिन हमने तो P और Q को सहअभाज्य संख्या माना था, जो कि ये गलत साबित हो गया कि भाई इसमें 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, कल्पना के विपरीत है। ठीक है, ये चीज है। तो लास्ट में लिख देना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। जो भी गलत कारण कल्पना के कारण हुआ है, अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, लेकिन यही मेन चीज है। क्या हमने गलत कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यही ना हमने गलत कल्पना किया था, संख्या है, बस हो गया। तो इसका मतलब लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है। बस इसी को थोड़ा सा लिखने में समय लगता है, जो कि बहुत ही आसान सा चीज है। ये सिंपल बात है, देखिए बहुत ही सिंपल बात है। समीकरण 2 और 3 का हमने वास्ता दिया, बोला कि P और Q को दोनों जो है P और Q को 5 विभाजित कर रहा है, सिंपल। तो इससे हमको क्या पता चला कि यहां पर 5 भी क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन हमने तो P और Q को सहअभाज्य संख्या माना था कि नहीं शुरू में, याद करिए, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत निकला। क्यों ये विपरीत निकला? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 भी जो है ना वो P और Q को विभाजित कर रहा है, इसलिए उल्टा निकला। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। यह विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने शुरू में ही गलत ले लिया था कि ये परिमेय संख्या है, और हम उसी के हिसाब से बनाए तो देखे कि नहीं, ये मैच तो नहीं कर रहा है। परिमेय संख्या कभी भी 5 से विभाजित दोनों नंबर नहीं होता है, दोनों नंबर 5 से विभाजित नहीं होता है, इसी के कारण ये हुआ है। तो लिखे क्या हम लोग कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है, सिंपल, और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा तीसरा ये सब बनाते हैं, उसमें समय नहीं लगने वाला ज्यादा। ठीक है ना। दूसरा नंबर में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे जैसे बनाएंगे वैसे ही बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 + 2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये अपरिमेय संख्या है। तो कैसे इसको बनाएंगे? जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 बनाया था उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 भी हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमने शुरू में ही गलत मान लिया। ठीक है, अब भाई गलत मान लीजिएगा तो उसी को लेकर चलिएगा तो आगे भुगतिए बैठकर। ठीक है ना। तो 3 + 2√5 को हमने क्या मान लिया है? परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या का नियम कानून को फॉलो करेगा, बात मानेगा। तो
जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो ये बिल्कुल p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 3 + 2√5 जो है वो p/q के बराबर होगा, क्योंकि 3 + 2√5 तो परिमेय संख्या ना है, तो हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि यहां q जो है वो 0 के बराबर है, और लिखेंगे p और q पूर्णांक हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले नंबर वाले जो क्वेश्चन था √5 एक अपरिमेय संख्या जो सिद्ध हमने किया था, यहां पर बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था। क्या क्या लिखा था कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक होनी चाहिए। चलिए, ये तो दोनों चीज हमने लिख दिया। और साथ ही क्या लिखा था कि p और q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए और एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तो हमने वो सब क्यों नहीं लिखा? हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा इन दोनों से ही काम चल जाएगा। देखिए कैसे, हमने आपको बार बार बताया है कि ये पहला नंबर से भी आसान है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, कि हम जान रहे हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। हमारा दिल जो है वो जानता है ना। अब हमको भाई प्रूफ करके भी तो दिखलाना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, आराम आराम से इस √5 को अकेला करेंगे। देखिए कैसे अकेला करते हैं। तो ये जो 3 है इसको हमको उधर भेजना होगा, तो इसके बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और इसके आगे भी प्लस है, ठीक है ना। तो चलिए हम उधर उसको भेज देते हैं, नदिया के पार उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2√5 = p/q, ठीक है। और इसके आगे क्या है, प्लस है। तो जब भी वो उधर जाएगा तो जो भी इसका साइन है, आगे का चिन्ह है, वो उल्टा हो जाएगा। तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो देखिए इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ रहता है, तो q और 1 का एलसीएम हो जाएगा q, ठीक है। तो q से q में भागा दीजिएगा तो कितने बार में विभाजित होगा? एक बार में। तो जितने बार में विभाजित होता है उतना ही बार से ऊपर में गुना होगा, यानी कि एक बार में ये विभाजित हुआ है तो एक जो है p से जाकर के गुना हो जाएगा। तो 1 से गुना करिए p में, तो वही p होगा। फिर इसके बीच में है माइनस। इसमें देखिए 1 से आप q में भागा दीजिएगा तो q बार में जाएगा, q बार में जाएगा ना। तो जितने बार में गया यानी कि q बार में, तो q गुना 3 3q। समझ में आया? ये क्या है, q है। ओके, अब क्या करना है यहां पर, हम जैसा कि बताए थे कि आपको √5 को अकेला करना है। तो जब आप √5 को अकेला करिएगा, इसके बीच में क्या है, गुना है, तो उधर जाएगा। नदिया के उस तरफ गया हूं तो कहां चल जाएगा, नीचे। ऊपर था तो उधर जाकर के ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये नीचे जाएगा तो 2 गुना 2 मतलब q जो है 2q हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ऐसा हमने क्यों किया, ये हमने ऐसा क्यों बनाया? हमने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम पिछले वाले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि ये भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। समझ रहे ना बात को, कि भाई जब ये बराबर है तो इसका मतलब कि अपरिमेय के बराबर अपरिमेय होना चाहिए। तो क्या ये वाकई में अपरिमेय है? सोचिए। तो हम आपको दिखलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे हमने शुरू में क्या वादा किया था कि भाई p और q पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक कैसे होते हैं, -2 -3 -1 0 1 2 3 4 इसी तरह के ना होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि यहां पर p - 3q है, p - 3q है बटा क्या है, 2q, ठीक है। समझ रहे ना बात को? अब p के स्थान पर चलिए हम कुछ भी रख देते हैं, 5 रख देते हैं, और q के स्थान पर रख देते हैं 2, ठीक है। तो यहां पर q के स्थान पर हमने 2 माना है। तो इस तरह से आप जब जोड़ घटाव करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा। मतलब कि सिंपल बात है कि ऐसा आएगा, ठीक है, आएगा ना।
तो आप क्या देख रहे हैं कि ये भी तो आपका पूर्णांक ही है, पूर्णांक है ना, तो इसको क्या कहिएगा, परिमेय संख्या। और याद रखिए कि जो पूर्णांक होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसे भी इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई P और Q क्या है, पूर्णांक है। और याद रखिए, एकदम याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो संख्या पूर्णांक होती है वह परिमेय संख्या होती है। समझ में आया, परिमेय संख्या होती है। तो आप देखिए P क्या है, पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, तो इसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि P और Q यहां पर क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब टेंशन बस लेना है कि 3 और 2 क्या है, बताइए। 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, और 3 क्या है, परिमेय संख्या भी है, 2 भी परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि इधर P और Q के जगह पर हम जो भी पूर्णांक रखेंगे और जोड़ घटाव करेंगे तो उसका जो आखिरी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। ये क्या है, वाकई में परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय के तो बराबर नहीं होता है। नहीं आ रहा समझ में, मेरा दिल जानता है कि ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और क्या ये परिमेय के बराबर होगा, क्योंकि ये तो हम देख पा रहे हैं कि भाई P और Q तो पूर्णांक है, और पूर्णांक जो वही होता है जो परिमेय होता है। तो ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा, ये तो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरफ आपका परिमेय है, दूसरी तरफ अपरिमेय है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम इसको उठाएंगे और बोलेंगे क्या कि P माइनस 3Q बटा 2Q जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 3 लिखिए यहां पर, 3, 2, P और Q ये क्या है, ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक हैं। इसलिए तो आप जरा सोचिए, ध्यान से सुनिए, जब ये पूर्णांक हैं ही पूरे तो इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है ही, यहां पर बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब कि √5 भी जो है वो आपका परिमेय संख्या है। नहीं समझे, जब भाई साहब ये परिमेय संख्या है ही तो इसका मतलब कि ये भी परिमेय संख्या होगा, होगा ना। तो हम लिखेंगे कि इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। समझ गए। फिर यहां पर रोकिए, अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि भाई √5 तो परिमेय संख्या होता नहीं है, हमने तो पिछले वाले सवाल में सिद्ध किया हुआ है। तो हम लिखेंगे लेकिन 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 रुकिए रुकिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो गड़बड़ क्यों हो रहा है, गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जब शुरू में ही जो माना था वही गलत मान लिया था। तो वही लिखना होगा कि भाई गड़बड़ कहां से हुआ, गड़बड़ वहां से हुआ, बता रहे हैं। देखिए यहां ऐसे लिखिए कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, या फिर लिख सकते हैं के कारण हुआ है, ठीक है, कि √5 नहीं, √5 नहीं, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 3 + 2 √5, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि हम शुरू में ही जो है ना विरोधाभास यानी कि लड़ने लगे कि नहीं 3 + 2 √5 जो है वो तो परिमेय संख्या है।
तो हमने शुरू में ही गलत मान लिया था, जिसके कारण हमको फिर भुगतना पड़ा। और हम गलत मान लिए थे कि क्या माने थे गलत, कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही ना माने थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये जो निम्नलिखित संख्याएं दिए गए हैं तीनों, क्या यह अपरिमेय है? तो बिल्कुल यह अपरिमेय है, क्योंकि इसके अंदर √2, √5, √2 है, इसलिए। तो फिर इसको सिद्ध कैसे करेंगे यह समझिए। जैसे हमने दूसरा नंबर को हल किया था उसी तरह से यहां पर भी हल करेंगे। तो तीसरा नंबर का पहला नंबर क्या बोल रहा है, 1/√2 है ना। तो उसी तरह से यहां पर भी लिखना है। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि हमने शुरुआत में ही गलत मान लिया, ठीक है ना। हम जान रहे हैं कि 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने जानबूझ करके शुरू में ही गलत मान लिया, परिमेय मान लिया। अब हम परिमेय जब माने तो उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, ठीक है, जो परिमेय का नियम कानून होता है। तो ये तो कन्फर्म है कि 1/√2 इसका मतलब कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/√2 तो आपने परिमेय संख्या माना है, तो P/Q के बराबर लिख सकते हैं ना। तो P/Q है क्या, यहां लिखना होगा कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ही काफी है। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होनी चाहिए, बस इतना ही काफी है। याद करिए हमने दूसरा नंबर सवाल में भी यही चीज लिखा था, क्योंकि उसी से मेरा काम चल गया था, तो यहां पर भी इसी से मेरा काम चल जाएगा। यहां पर सअभाज्य संख्या लिखने का कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, या फिर एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे कि हम जान रहे हैं कि √2 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, तो हम इसको जानबूझ करके ऐसा कमाल इसमें करेंगे ताकि √2 ऊपर आ जाए। जैसे यहां पर 1/√2 है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। ऐसे समझिए कि √2 के बराबर क्या है, Q, और 1 के बराबर क्या है, P। तो जब उल्टेंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो फिर ये भी चिल्लाने लगेगा कि आप इसको पलट दिए, हमको नहीं पलटे, चलो तुमको भी पलट दिए, ठीक है। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, दोनों को हमने पलट दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए किया ताकि हम बता सके कि भाई √2 के बराबर यहां पर Q/P है, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि √2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होना ना चाहिए। तो क्या यह है? आपने शुरू में ही वादा किया था, बोला था कि भाई P और Q जो है वो पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो इसका मतलब कि ये पूर्णांक है, आपने शुरू में ही बताया था। और आपको मालूम होगा कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक आपका कभी भी अपरिमेय नहीं होता है। पूर्णांक अपरिमेय नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। तो भाई ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब कि ये परिमेय है, ये परिमेय है। तो क्या ये परिमेय है? क्योंकि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि परिमेय के बराबर परिमेय होना ना चाहिए, क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भाई परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। तो दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है, ठीक है, यानी कि नॉट इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा ही नहीं। ऐसा कि भाई √2 जो है वो
बिल्कुल बराबर नहीं है Q बटा P के, ठीक है, बिल्कुल ही बराबर नहीं है। तो लिखना होगा, कैसे लिखिएगा यहां पर बताइए कि Q बटा P, Q बटा P एक परिमेय संख्या है। क्यों ये परिमेय संख्या है आपको बताना होगा, क्योंकि Q और P, या फिर लिख सकते हैं P और Q, ठीक है ना, हम चलिए ऐसे लिख देते हैं, Q और P पूर्णांक हैं, इसलिए जब ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, क्योंकि इसके बीच में बराबर का चिन्ह है। तो लिखना होगा इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगा, भी लिखना चाहिए था, हाँ, एक परिमेय संख्या होगी। बहुत ही इजी है, होगी, समझ में आया। फिर लिखेंगे कि लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि भाई √2 जो है वो तो अपरिमेय संख्या है और ये तो भाई परिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही गलत मान लिया था, हमारा जो कल्पना था वो क्या था, गलत था शुरू में ही। तो हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास ये भास है, ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, यानी कि हमने शुरू में ही गलत मान लिया था, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके आगे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि भाई 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, बस कहानी खत्म हो गया। इसके बाद ऐसे लिखिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, बस कुछ नहीं करना था, कहानी खत्म। तीसरा का दूसरा बोल रहा है कि 7√5 को अब आप सिद्ध करके बताइए कि यह अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से बनाना है, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमने शुरू में ही गलत मान लिया, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, उसी के नियम कानून के हिसाब से। जब 7√5 परिमेय संख्या है ही तो हम इसको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं ना, उसके बराबर तो लिख सकते हैं ना। तो यहां बगल में लिखना होगा कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक चलिए होती है, लिख दिया, समझ में आया। उसी तरह से हमने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से दोनों तरफ। आप देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो आप जानबूझ करके क्या करिएगा कि √5 को इधर अकेला करने का कोशिश करिएगा। तो ये अकेला कैसे होगा, जब ये 7 हम उधर भेज देंगे, नदिया के उस तरफ भेज देंगे, तो बेचारा ये अकेला हो जाएगा। और फिर हम इसको बतला देंगे कि बेटा तुम जो हो ना अपरिमेय संख्या हो, ठीक है। तो उसी तरह से चलिए देखते हैं इसको। तो √5 को हमने अकेला किया और 7
और √5 के बीच में क्या है, गुना है, गुना। तो ये जब उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा और Q के साथ जाकर के गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब आप बताइए कि क्या है ये √5। अब आप जानते हैं ना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? सोचिए, विचार करिए। पहले तो P और Q को तो आपने यहां पर पूर्णांक माना हुआ है, पूर्णांक। और आपको मालूम है कि कभी भी पूर्णांक जो है वो अपरिमेय संख्या होता ही नहीं है। कभी भी पूर्णांक अपरिमेय संख्या होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो P और Q के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है। और आपको मालूम भी है कि 7 जो है, यानी कि 1/7 बोलिए या फिर 7 बोलिए, वो भी आपका क्या है, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है? तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया? और आप ये जान रहे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होता है एक दूसरे के। ठीक है? तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए हम ये चीज को पूरा का पूरा लिख देते हैं वैसे ही। P/7Q एक परिमेय संख्या है। हमने बोला परिमेय संख्या है, तो फिर बोलेगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन सा नंबर है, 7 है, P है, Q है। तो लिखेंगे क्योंकि 7 P और Q एक पूर्णांक है। लिखना होगा पूर्णांक है, पूर्णांक है। 7 P Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है? इसलिए जब ये भाई साहब परिमेय संख्या है ही, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। समझ रहे हैं बात को? कि हमने यहां पर बताया कि भाई P/7Q जो है वो परिमेय संख्या है, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। तो हम लिख रहे हैं कि इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आया? परिमेय संख्या होगा। तो लिखना होगा कि लेकिन हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जानते हैं ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये तो भाई अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के बराबर परिमेय होता ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जब शुरू में ही मान लिया था गलत, हमारा जो गलत कल्पना था ना, वही हमारा यहां पर वजह बना है। तो हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत, छोड़िए, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि हमने शुरू में गलत मान लिया था, इसको क्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था। ठीक है? समझ रहे हैं? तो लिखना होगा कि 7√5 जो है ना, परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय है, एक अपरिमेय है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यही करना था और कुछ नहीं। कितना हलवा जैसा सवाल है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल को। बोल रहा है कि लास्ट है 6 + √2। बताइए क्या है। तीसरा नंबर लास्ट सवाल है। 6 + √2 कैसे बनाएंगे? उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। लिखेंगे कि हम इसके विपरीत यह मान
लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमने शुरू में ही गलत मान लिया। ठीक है, शुरू में ही इनको परिमेय संख्या मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है तो उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, नियम कानून लगाना पड़ेगा परिमेय संख्या वाला। तो भाई साहब 6 प्लस रूट 2 तुम जो हो ना परिमेय संख्या हो ना, तो इसका मतलब कि तुम्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो हमने परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या उसी को कहा जाता है जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो, और साथ ही Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो आप जानते हैं, अंदर से आपको भरोसा है कि रूट 2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानबूझ करके क्या करेंगे कि इसको अकेला कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है ना, तो इसके बीच में क्या है, जोड़ है, इसके आगे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो इसको अकेला करिएगा, रूट 2 इज इक्वल टू P बाई Q। तो फिर 6 कहाँ चला गया, 6 उधर, यानी कि इस नदिया के पार उधर चला गया। तो इसके आगे प्लस था ना, तो उधर जाने के बाद उसका उल्टा साइन हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ घटाव करेंगे। तो चलिए, इसके नीचे है Q, इसके नीचे है 1, है ना। तो Q और 1 का एलसीएम जो है वो Q होता है, जानते हैं ना। तो Q से Q में भागा दीजिएगा तो एक बार में चला जाएगा, एक बार में विभाजित हो जाएगा ना Q। ठीक है, तो जितने बार में विभाजित होता है, एक बार में हुआ है, तो एक जो है वो P से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर इसके बीच में है माइनस, 1 से Q में भागा दीजिए तो Q बार में जाएगा। तो Q बार में गया तो 6 इंटू Q क्या हो जाएगा, 6 गुना Q क्या हो जाएगा, 6Q। ठीक है ना, ये क्या है, Q है। ओके, तो अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब इस चीज को हम लोग नहीं लिखते हैं। P क्या है, Q क्या है, पूर्णांक है। समझ में आ रहा है, पूर्णांक है। और आपको मालूम है ना कि पूर्णांक जो है वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। समझ गए, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो P और Q के लिए तो हमको कोई तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है। अब देखना यह है कि 6 क्या है, 6 भी तो आपका परिमेय संख्या है, 6 भी तो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब कि यहां पर P, 6, Q, ये तीनों के तीनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक। तो इसका मतलब कि ये तीनों जो है आपके परिमेय संख्या को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या हो जाएगा। और आपको मालूम है, अंदर से आत्मविश्वास है कि रूट 2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि भाई ये है अपरिमेय और इधर है P माइनस 6Q बटा Q, क्या कभी ये पॉसिबल है, नहीं। ये बराबर एक दूसरे के नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए हम लिखेंगे, इसको उठा लेंगे, बोलेंगे कि P माइनस 6Q बटा Q क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। तो पूछेगा बुक वाला कैसे, तो हम बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या है, 6P और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए। ठीक है, इसलिए रूट 2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब। जब ये परिमेय संख्या है तो इधर है बराबर का चिन्ह, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक दूसरे ये बराबर है, एक दूसरे के ये बराबर है।
इसीलिए ये भी होगा √2। तो वही हमने लिख दिया कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो जबकि हम लोग जानते हैं कि √2 जो है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्या माना था हमने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय लिखते चलिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा, संख्या है। यानी कि हमने जो कल्पना किया था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हो गई यहां पर। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे क्या, आखिरी है और बहुत ही आसान कि हमने प्रूफ करके दिखला दिया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना, तो हमको मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम जी।